हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास आपका अपना एस एम शुक्ला सीरीज को लेकर के। तो देखिए, हम लोग का जो एस एम शुक्ला सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग आज जो है एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और इस बार फिर से हम ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आने वाले यानी अगले वाले चैप्टर्स के हैं। और इसमें भी आपको जो जो क्वेश्चन बताया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया पहले से ही कि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी को लेते हुए, आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। इस सीरीज के अंदर जितनी भी थ्योरी बताई गई है, लगभग ये तय मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको इस सीरीज के जरिए तैयार हो जाएगा कि आपकी थ्योरी एक नंबर की जबरदस्त आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा, है ना बात। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्या देखने वाले हैं आज, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में इस एस एम शुक्ला सीरीज में हम लोगों ने और क्या क्या चीजें जाना था। तो पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है फर्म का पुनर्गठन ये समझा था। ठीक है, फर्म का पुनर्गठन क्या होता है इसके बारे में जाना था, उसकी विशेषताओं को जाना था। उसके साथ साथ हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर के बारे में जाने थे। फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय इसके बारे में जाने थे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय क्या होता है, इस चीज को जाने थे। और उसके बाद हम लोग ये जाने थे कि विनियोग उच्चावचन कोष क्या होता है, इस चीज को जाने थे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, इस चीज को हम लोगों ने देखा था, समझा था, जाना था। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। अब बात करते हैं आज की बात कि आज के लक्ष्य में हम लोग का क्या क्या है। तो देखो भाई, आज के लक्ष्य में यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग जानने वाले हैं कि फर्म के समापन से क्या आशय है, फर्म के समापन की विधियां बताइए, इस चीज को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन में अंतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं जो इस चैप्टर में है, मतलब इस लेक्चर में है। और उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, वसूली खाता क्या होता है, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग इन तीन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन किस चैप्टर के हैं, तो ये सब के सब क्वेश्चन है हमारा साझेदारी फर्म का समापन, इस चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, कौन सा, साझेदारी फर्म का समापन। तो अब आपके दिमाग में तुरंत ये बात आया होगा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले ही फर्म का पुनर्गठन पढ़े थे। तो हमने ना ही देखा, आप लोगों ने सोचा होगा हम लोग ने ना ही प्रवेश का कोई क्वेश्चन देखा, ना ही हमने रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन देखा, ना ही हमने डेथ का क्वेश्चन देखा। तो देखिए भाई, ये तीनों चैप्टर्स की थ्योरी से रिलेटेड जितनी बातें थी वो पिछले वाले क्लास में हमने बताया है, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, चाहे वो थ्योरी के ही क्यों ना हो, वो सबके सब टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जिसमें न्यूमेरिकल का रोल है। यानी उन सभी चीजों को पढ़ने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। और वो एक सीरीज में, मतलब ये 30 मिनट के 40 मिनट की वीडियो में वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आपको देखना है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कुछ नहीं है यार, क्योंकि थ्योरी तो हमने सारा पहले ही बता दिया उससे रिलेटेड। क्योंकि देखो, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है बता दिया हमने आपको, कर्मचारी जो है क्षतिपूर्ति कोष के बारे में बताया, विनियोग उच्चावचन कोष के बारे में बताया हमने, लगभग सारे थ्योरी बता दिया। ठीक है, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात ये भी बता दिया। हाँ, कुछ कुछ कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नया लाभ अनुपात त्याग अनुपात में अंतर बताइए, या नया लाभ अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए, ऐसा भी आता है। जैसे प्रवेश में अगर बात किया जाए तो नया लाभ अनुपात त्याग अनुपात, और रिटायरमेंट की बात किया जाए या डेथ की बात किया जाता है तो नया लाभ अनुपात और प्राप्ति अनुपात, इसमें अंतर पूछा जाता है। अब ये सारे के सारे टॉपिक जो हमने छोड़े हुए हैं वो उन चैप्टर्स के, वो वही टॉपिक हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें हैं। तो उनको देखने के लिए एक बार अपना नॉर्मल से नजर से पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, साझेदारी और अवकाश ग्रहण को। बहुत ज्यादा उसमें से कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, दे रकम की गणना, ये सारी चीजें जो पूछता है ये सब न्यूमेरिकल से संबंधित चीजें हैं, तो ये सब के सब आपको उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक के ऊपर, जो साझेदारी फर्म का समापन, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर। अब इसमें देखिए, इसमें थ्योरी से रिलेटेड लगभग वो सारी बातें। अब क्योंकि हमारा ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें केवल उन क्वेश्चन को रखे हैं, टॉप 30 क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को रखे हैं जो एक तरह से बोल दीजिए कि हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। और वो सारे क्वेश्चन जो हमारे बाकी चैप्टर्स के छूट रहे हैं, वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कभी आता है और कभी नहीं आता है। ठीक है, यानी वो कम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पढ़ लिया, मैक्सिमम तैयार है। और मैक्सिमम जब तैयार है इतने कम मेहनत के साथ, तो अपने तरफ से भी तो कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने तरफ से थोड़ा सा मेहनत करते हुए आप बाकी जो चीजें इसमें नहीं है उसको एक बार रिवीजन के तौर पर आप एक बार जो है ऊपर ऊपर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप उसके बारे में अगर पूछे तो आप उसके बारे में बता सकें। ठीक है, तो चलो भाई, आज का हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फर्म के समापन से क्या है, फर्म के समापन की विधियां बताइए। तो देखिए, दो चीजें होता है, एक होता है फर्म का समापन और दूसरा होता है साझेदारी का समापन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना बात। लेकिन ये बोला कि फर्म के समापन से क्या आशय है, तो सीधा सीधा आप ये बात जान लीजिएगा कि जब भी बोलेगा फर्म का समापन, तो इसका मतलब किस चीज के समापन की बात करेगा। तो जैसे ही फर्म के समापन की बात करेगा, आप सीधा सीधा ये बात समझिएगा कि इस तरीके से जब भी फर्म का समापन होगा तो
व्यवसाय का भी अंत हो जाएगा। ठीक है, जब भी फर्म का समापन होगा तो क्या होगा, व्यवसाय का भी अंत हो जाएगा, व्यवसाय भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना। फर्म के समापन का मतलब ही है व्यवसाय का। ठीक बात। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि आखिर में होता क्या, तो ये डेफिनेशन हो गया फर्म के समापन यानी फर्म के विघटन का। हम लोग अगर अर्थ की बात करें तो देखिए क्या होता है, फर्म के विघटन का अर्थ फर्म के व्यवसाय का बंद होना है। हमने बताया ना, फर्म के विघटन का अर्थ क्या है, फर्म के समापन का अर्थ क्या है, व्यवसाय का अंत होना। ठीक है, यही बात यहां भी बोल रहा है। जब सभी साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी जब सभी के सभी साझेदार फर्म से संबंध विच्छेद होना कहने मतलब यानी फर्म को छोड़ देते हैं, फर्म को त्याग देते हैं। ठीक है तो इसका सामान्य अर्थ है कि सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी की समाप्ति। यानी इसका अगर हम लोग बोल ले फर्म का समापन, तो फर्म के समापन में दो चीजें पक्का समाप्त है, एक व्यवसाय अंत हो गया, दूसरा क्या होगा, जितने भी साझेदार होंगे वो सभी साझेदारों के बीच की साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। अब ये साझेदारी क्या है भाई, तो देखिए साझेदारी का सीधा सीधा मतलब है संबंध। ठीक है, साझेदारी का सीधा सीधा क्या मतलब है, साझेदारी का सीधा सीधा मतलब होता है जो सदस्य होते हैं सदस्य के मध्य संबंध। जितने भी साझेदारी व्यापार में सदस्य होते हैं तो सदस्यों के मध्य के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। और सदस्यों के मध्य के जो संबंध है वो संबंध किस रूप से बनते हैं, सदस्यों के मध्य का जो संबंध है वो क्यों जन्म लेता है, सदस्यों के मध्य के संबंध कैसे बनते हैं। तो हमारे जो सदस्यों के मध्य जो संबंध है उसका जन्म होता है किसके वजह से, उसका जन्म होता है हमारा समझौता की वजह से। किसके वजह से, समझौता, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनके वजह से उनका जो है संबंध जन्म लेता है। यानी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि साझेदारी का समाप्ति यहां पे हो जाता है, वो भी किसकी साझेदारी, सभी की साझेदारी। तो कुल मिला के हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हमारा फर्म के विघटन का अर्थ व्यवसाय का बंद होना, और व्यवसाय बंद होता है इसके वजह से जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के मध्य का आपसी जो समझौता है, आपसी जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक बात, ये बात क्लियर हो। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। अब क्योंकि फर्म बंद हो जा रहा है, व्यवसाय बंद हो जा रहा है, तो व्यवसाय बंद हो जाएगा तो किसी चीज को अपने पास रखना नहीं होगा, जितनी भी उससे संबंधित संपत्तियां हैं, व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां, सबको बेचते हैं, सबसे पैसा वसूल करते हैं। जहां जहां से जैसा जैसा पैसा आ सकता है वो पैसा को वसूल किया जाता है, और पैसा वसूल करने के बाद क्या किया जाता है, जितने भी दायित्व हैं उन सबको पैसा भुगतान किया जाता है। पहले बाहरी लोगों को दिया जाता है, यानी बाह्य दायित्व का भुगतान हो जाता है। फिर उसके बाद किसको दिया जाता है, फिर साझेदारों ने किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उस ऋण का भुगतान होता है। फिर साझेदारों के अंतिम पूंजी शेष का भुगतान होता है। इस पूरे प्रक्रिया के साथ सारे के सारे खाते बंद हो जाते हैं, सारे के सारे हिसाब किताब जीरो हो जाता है। ठीक है, जब तक जीरो नहीं होगा, जब तक 1 रुपया भी बचा है, आपके फर्म का विघटन पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा लेखांकन के पुस्तकों में। इसलिए सभी खातों का अंत क्या होगा, सभी खातों का अंत जीरो से होगा। ठीक है, बात समझे, सब चीज हमारा बंद हो जाना है, तो ये बात हो गया। अब इसके बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में क्या बोला गया है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39, ठीक है, उसके अनुसार क्या होता है, एक फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का टूटना ही फर्म का विघटन है। तो धारा 39 ये कहता है कि हमारा जो फर्म है उनमें जितने भी साझेदार है, यानी सभी साझेदार जितने भी हो, ठीक है, उन सभी साझेदारों के बीच का जो संबंध है ना, साझेदारी का टूटना मतलब साझेदारी संबंध का टूटना, यानी साझेदारी समझौता खत्म होना, साझेदारी समझौता बंद होना, उसी का टूटना ही क्या है, फर्म का विघटन कहलाता है। ठीक बात, पूर्ण रूप से फर्म का विघटन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला कि आखिर में साझेदारी फर्म के विघटन या समापन की अपनी कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या उसके प्रकार हैं। ठीक है, किसके, फर्म के विघटन के। फर्म के विघटन की कितनी विधियां हैं, कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए कई प्रकार से फर्म का विघटन हो सकता है, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ले आए हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, तो साझेदारी फर्म के विघटन की जो भी विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि क्या है, पारस्परिक समझौते द्वारा। सबसे पहली विधि है पारस्परिक समझौते द्वारा। कैसे, तो देखो भाई, साझेदारी का जन्म ही समझौते पे आधारित है। अगर हमने आपको कई बार ये बात समझाया, आप फिर से समझेगा इस बात को। देखिए अगर दो या दो से अधिक लोगों को मिलकर के एक साथ कोई काम करना है तो क्या जरूरी है, काम करने से पहले जरूरी है कि उनको पास बुलाओ और उनको काम समझाओ और सब लोग एक जैसे काम करने के लिए तैयार हो जाए, सभी एक मुद्दे पे एकमत हो जाए, तब जाके समझौता बनेगा, तब जाके साझेदारी बनेगा, तब जाके साझेदारी से कार्य हो पाएगा। अगर आपस में खटपिट है, आपस में जो है वाद विवाद है, एकमत नहीं हुए, तो वो साझेदारी थोड़ी ना है ना बात। यानी साझेदारी का जन्म समझौते के आधार पर होता है, समझौता ही साझेदारी की नींव होती है, उसी पर पूरा का पूरा साझेदारी टिका हुआ है, पूरा का पूरा व्यापार टिका हुआ है। और जब हमारा यहां पर बोला कि यानी साझेदारी का जन्म समझौते से होता है, तो इसी तरह से जब समझौता ही में ही ये बात अगर हम लोग लिखित कर लिया कि कैसे साझेदारी को अंत करना है, ठीक है, समझौता बना रहे, सारी बातें लिख लिया कि पूंजी इतना लगाएंगे, पूंजी तुम इतना लगाओगे, तुम इतना काम करोगे, हम इतना काम करेंगे, ऐसे ऐसे लाभ बटेगा, सारा सारा चीज का उल्लेख हमारा साझेदारी समझौते में होता है।
समझौता बनाते बनाते ये भी हम लोग उल्लेख कर लिए कि कैसे फर्म को बंद करना है, क्या क्या घटना घटित होगा कि फर्म बंद हो जाएगा, कैसे कैसे हम लोग को फर्म को बंद करना है, ये बात भी साझेदारी समझौते में लिखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, उसी समझौते में लिखे हुए बातों के अधीन हम अपने व्यापार को बंद कर लेंगे, फर्म का अंत हो जाएगा। यही पहला वाला पॉइंट बोला, ठीक है। तो बोला क्या, एक फर्म तब विघटित हो सकती है जब सभी साझेदार इसे विघटित करने के लिए तैयार हो। समझौता क्या होता है, सभी साझेदारों की मर्जी से बना हुआ एक काम है। अगर सभी साझेदार फर्म को बंद करना चाहेंगे तो ये भी तो समझौते का ही एक पार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फर्म बंद हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा क्या, अनिवार्य समापन। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या, तो बोला निम्नलिखित दशाओं में एक फर्म की समाप्ति अनिवार्य रूप से हो सकती है। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो सकता है। जिसमें सबसे पहला क्या बोला, जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाए। जब सभी के सभी साझेदार, सभी के सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार, अगर एक को छोड़कर सभी साझेदार तो एक अकेला बचेगा, तो एक अकेला साझेदार कैसे कहलाएगा, एक अकेला कोई व्यापार करेगा तो साझेदारी व्यापार तो होगा नहीं, वो एकाकी व्यापार हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या बोला है, या तो सभी साझेदार या एक को छोड़कर बाकी सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। अब ये दिवालिया क्या होता है भाई, दिवालिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी फर्म जो भी दिवालिया है उसकी संपत्ति कम हो जाती है उसके दायित्व से, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इसकी क्या हो, संपत्ति उसके दायित्व से क्या हो, ज्यादा हो जाए, सॉरी कम हो जाए, संपत्ति दायित्व से कम हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिवालिया। मतलब कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति ऐसा कंडीशन में कि अपनी सारी संपत्तियों को भी बेच दे, तब भी उस पर जो कर्ज चढ़े हुए हैं उसको जितना भुगतान करना है वो भुगतान पूरा नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं दिवालिया। और दिवालिया होने के कारण, ठीक है, कोई अगर दिवालिया हो जाता है तो दिवालिया व्यक्ति, संस्था, फर्म उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का, अनुबंध बनाने का, समझौता करने का अधिकार नहीं रहता है, उसका वो अधिकार खत्म हो जाता है। वो किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता वगैरह नहीं कर पाएगा, उसका यह अधिकार खत्म हो जाता है। जब वो व्यापारिक समझौता नहीं कर सकता, उसका अधिकार खत्म हो गया, तो वो कैसे साझेदारी कर पाएगा, वो साझेदारी कर पाएगा, क्योंकि साझेदारी करने के लिए समझौता चाहिए। अब जब ये व्यक्ति समझौता ही नहीं कर पाएगा तो ये साझेदारी कैसे कर पाएगा, एकदम नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, इसी वजह से अगर कोई सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या फिर एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो अपने आप फर्म समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बोलता है कि जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार चलाना अवैधानिक हो जाए। दूसरा कारण है कि ऐसा कोई घटना घटित होता है, ऐसा कोई कारण हो जाता है, ऐसा कोई सिचुएशन बनता है जिसकी वजह से हमारा जो फर्म जो चल रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था, सब बढ़िया था, सब अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने जिसकी वजह से हमारा फर्म चलाना अवैध घोषित हो जाए, अवैधानिक हो जाए। तो फिर क्या होगा, फिर उस समय भी हमारा फर्म को अनिवार्य रूप से समाप्त कर देना चाहिए, अनिवार्य रूप से फर्म समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी व्यापार का आप कर रहे थे, किसी माल में आप व्यापार करते हैं, किसी वस्तु का आप लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। अब अचानक सरकार की तरफ से ये नियम आ गया कि उस वस्तु का लेन देन करना, उस वस्तु का जो है व्यापार करना इलीगल है, वो नहीं किया जा सकता, कोई इस वस्तु का व्यापार नहीं करेगा। तो क्या होगा, आप चलता चलता आपका व्यापार एक झटके में अवैधानिक घोषित हो जाएगा, और जब वह व्यापार अवैधानिक घोषित हो जाएगा तो आपको अपने फर्म का विघटन करना पड़ेगा, आपके फर्म का समापन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तीसरा, सूचना द्वारा विघटन। अब सूचना द्वारा विघटन क्या है, ये तभी कंडीशन ये उत्पन्न होता है जब हमारा साझेदारी कैसा हो, ऐच्छिक साझेदारी हो, ठीक है। सूचना द्वारा विघटन कब होगा, जब हमारी साझेदारी कैसी होगी, ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी है जिसमें आप साझेदारी में अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ते हैं और साझेदारी का विघटन भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा से आप उसमें जुड़ते हैं, अपनी इच्छा से व्यापार चला रहे हो, अपनी इच्छा से आप व्यापार को बंद भी कर सकते हैं। ऐच्छिक साझेदारी में ऐसा ये नियम होता है, ठीक है। तो जब ऐच्छिक साझेदारी होगा तो ऐच्छिक साझेदारी में कोई भी साझेदार फर्म को बंद जब भी कराना चाहता है तो अन्य साझेदारों को सूचना देता है कि भैया ये फर्म अब बंद होना चाहिए, तो वो फर्म विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये बड़ा आसान चीज है। यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म विघटन करने की अपनी इच्छा लिखित सूचना देकर, ठीक है, अपनी इच्छा लिखित सूचना देकर फर्म विघटित करवा सकता है, केवल ऐच्छिक साझेदारी में। ये नहीं कि सभी, मतलब आराम से हम लोग 5-6 लोग बिजनेस चला रहे हैं, ऐच्छिक साझेदारी नहीं है, और वहां पर एक व्यक्ति बोला है, लिखित रूप से बोला कि फर्म बंद होना चाहिए तो हम लोग फटाफट बंद कर लेंगे, नहीं, सब में नहीं है, केवल ऐच्छिक साझेदारी में है। उसके पास ये अधिकार है, ऐच्छिक साझेदारी में ये अधिकार होता है हर साझेदारों के पास कि अगर आप सूचना देकर के फर्म बंद करने के लिए कहें, लिखित सूचना, तो फर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। अब कुछ आकस्मिक घटनाएं हैं जिसके घटित होने पर भी फर्म समाप्त हो जाता है, लेकिन ये आकस्मिक घटनाएं घटित होने पर फर्म तभी समाप्त होगा जब साझेदारी संलेख के अंदर ये बातों का उल्लेख हो, ठीक है। ये तभी होगा जब ये सारे घटनाओं के बारे में साझेदारी संलेख में
साझेदारी संलेख में इन बातों का उल्लेख हो कि हाँ ये सारे सारे घटना पर हमें फर्म को समाप्त करना चाहिए, तो इसी की वजह से ये हमारा फर्म विकसित होगा। ठीक बात बात समझ में आया? जैसे क्या, जैसे बोल रहा है क्या, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, अगर हमने साझेदारी संलेख में लिखा कि कोई भी साझेदार मरेगा तो फर्म समाप्त हो जाएगा, तो फर्म समाप्त हो जाएगा। वरना साझेदारी की मृत्यु के बाद भी फर्म चलता रहता है। अभी आपने अवकाश ग्रहण के बाद मृत्यु वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, उसमें कोई साझेदार मरता है लेकिन बाकी साझेदार क्या करते हैं, उस चीज को लेकर के चलते हैं। ठीक है, आपने ये बात देखा होगा, है कि नहीं बात? नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट बात हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, इसके साथ साथ उसी साझेदारी संलेख में अगर आपने ये बात भी लिख दिया है, ये बात भी लिखवा दिया कि अगर कोई साझेदार दिवालिया भी हो जाता है तो बाकी लोगों को अपना फर्म बंद करना होगा, साझेदारी फर्म का विघटन होगा, तो फिर वो हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये सब कोई एक घटना है ना, कभी कभी आकस्मिक घटना है, मृत्यु भी अपने आप होता है, कभी आकस्मिक होता है, कोई साझेदार दिवालिया भी आकस्मिक रूप से हो सकता है। फिर किसी निश्चित समय की समाप्ति पर, साझेदारी संलेख बनाते समय हम लोग साझेदारी व्यापार ही ऐसे किए हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, समझौता बनाया, उसमें लिखा है कि हम लोग 8 साल तक साझेदार रहेंगे, तो जैसे ही 8 साल पूरा होगा साझेदारी का फर्म का विघटन हो जाएगा। 5 साल के लिए साझेदार बनाया, जैसे 5 साल पूरा होगा साझेदारी फर्म का विघटन हो जाएगा। अगर निश्चित अवधि का साझेदारी होगा तो वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर क्या है, निश्चित कार्य को पूरा होने पर, साझेदारी संलेख बनाते समय, साझेदारी जुड़ते समय हम लोग एक निश्चित कार्य के लिए साझेदार बने होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, खूब बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, तो उसमें क्या होता है ना, वो उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए ना किसी एक ठेकेदार के पास उतना काबिलियत नहीं होता, उतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं होता, तो अकेले उतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं ले पाता। तो वो क्या करते हैं, वो 3-4 ठेकेदार क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और साझेदारी करते हैं, और फिर जाके डीलर से, जो भी अपार्टमेंट का जो भी बनाने वाला व्यक्ति है उस मालिक से मिलते हैं और उससे अपना ठेका ले लेते हैं। अब वो अपार्टमेंट जब तक बन रहा है वो लोग साझेदार हैं, और जैसे ही वो अपार्टमेंट का काम पूरा होगा साझेदारी समाप्त हो जाएगा, है ना बात? तो इसी तरह निश्चित काम को करने के लिए भी साझेदारी किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जब मूवीज बनते हैं तो मूवीज में कभी कभी आपने सुना होगा प्रोड्यूसर, निर्माता, ठीक है, कभी कभी आपने केवल प्रोड्यूसर सुना होगा, और कभी कभी प्रोड्यूसर के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी आप देखते होंगे, सह निर्माता जिसको कहते हैं। देखा है आपने? तो जो को प्रोड्यूसर वगैरह है ना, प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर है, यही क्या है, ये साझेदारी में जुड़े हैं, ये उनका साझेदारी, सब मिलकर के एक साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, और जैसे ही फिल्म समाप्त हो गया उनका वो साझेदारी वहीं पे खत्म हो गया। बात समझे? तो इसी तरह क्या होगा, निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए भी साझेदारी की जा सकती है। तो ये बात हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद बोला न्यायालय द्वारा समापन, और अगला हमारा है न्यायालय द्वारा समाप्ति। इसमें क्या होता है कि न्यायालय जब अच्छा समझता है, जब जरूरी समझता है, उसके पास वाद विवाद आया है, उसके पास मुकदमा आया है, तो इन कंडीशंस को देखते हुए न्यायालय फर्म की समाप्ति कर देता है। ठीक है, क्या बोला है, किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर, वाद का मतलब होता है मुकदमा, ठीक है, कोई साझेदार जाकर के वाद प्रस्तुत किया यानी मुकदमा कर दिया, ठीक है, अथवा मुकदमा चलाए जाने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक को आधार मान करके विघटन का आदेश दे सकता है। जैसे पहला क्या है, पहला है कोई साझेदार पागल, अगर साझेदार पागल दिखता है कोई साझेदार तो उसे विघटन कर दिया जाएगा फर्म का। क्यों? क्योंकि पागल के साथ उसके पास तो ये क्षमता नहीं है ना दिमागी कि वो कहां पे साइन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सही डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसके साथ धोखा हो सकता है। तो इसीलिए न्यायालय क्या करता है, अगर कोई साझेदार पागल है तो फर्म का विघटन का आदेश दे सकता है। फिर क्या बोला है, किसी साझेदार का स्थायी रूप से अयोग्य घोषित हो जाने पर, कोई साझेदार ऐसा है कि स्थायी रूप से वो अयोग्य हो गया, अब अयोग्य को लेकर साझेदारी व्यापार नहीं चल सकता है, तो न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यापार नहीं चलने चाहिए, इस व्यापार को बंद कर दिया जाएगा, वरना उसके साथ नाइंसाफी होने लगेगा। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, किसी साझेदार के दुराचरण के आधार पर, दुराचरण के आधार का मतलब क्या है कि कोई साझेदार जो है ना किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त है और वो अपराधी घोषित हो चुका है, ठीक है, क्या हो सकता है, अपराधी जो है ना वो घोषित हो चुका है, यानी उस पर जो है अपराध सिद्ध हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे साझेदार अगर फर्म में होंगे, ठीक बात, ऐसे साझेदार अगर फर्म में होंगे जिसमें कोई अपराधी है, तो ऐसे भी व्यापार को क्या करना होगा, न्यायालय आदेश देकर के बंद कर देता है। किसी भी चीज का अपराध हो, अपराधी है वो और घोषित अपराधी है, ठीक है, किसी भी प्रकार के दुराचरण को जिसका इंपैक्ट बिजनेस में पड़ता है, क्योंकि उसके वजह से पूरे के पूरे बिजनेस की ख्याति गड़बड़ाएगी, पूरे के पूरे बिजनेस के पे बुरा असर पड़ेगा, तो ऐसे व्यापार को भी न्यायालय बंद करने का आदेश देता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, साझेदार के समझौता भंग करने पर, कोई साझेदार है, व्यापार चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन एक साझेदार है वो जानबूझ के नाटक करे, बार बार समझौता जो बना है उसके विरुद्ध काम कर रहा है, उसको बार बार तोड़ रहा है, उसको बार बार भंग कर रहा है, तो माथा पच्ची कर दिया है पूरा का पूरा व्यापार में, वो सर का जो है पूरा दर्द बन चुका है। तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय देखता है ऐसे व्यापार को, तो उस व्यापार का भी रिटर्न का आदेश दे देता है। फिर इसके बाद क्या है, कोई साझेदार जो है ना उसे क्या होता है, उसका भाग हस्तांतरण होने पर, किसी साझेदार के भाग का हस्तांतरण होने पर, अब ये क्यों होगा,
भाई कोई साझेदार अपना भाग हस्तांतरण कर सकता है, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, यहां पर भाग हस्तांतरण का मतलब क्या है कि जैसे एबीसी 3 साझेदार है, ठीक है, एबीसी यहां पर मान लीजिए क्या है, 3 साझेदार हैं। अब ये 3 साझेदार में से क्या होता है ना, ए जो है अपने मन से बिना किसी बी और सी और बाकी लोग से सलाह मशवरा किए अपने जगह पे ये बोला कि डी को साझेदार बना दिया फर्म में, ठीक है। अब डी बोलेगा, ए बोलेगा कि हम नहीं, अब डी साझेदार है, तो ये भी नहीं हो सकता। वो अपने हिस्से का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो उत्तरदायित्व वो किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकता बिना सबके परमिशन के। अगर ऐसा भी होता है तो न्यायालय इस चीज को देखता है तो विघटन का आदेश दे देता है। फिर उसके बाद क्या है, व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही हो, इसके साथ साथ व्यापार में लगातार हानि हो रही है और इसका विवाद प्रस्तुत हो जाता है, तो न्यायालय देखता है कि यार बार बार हानि हो रहा है, कोई साझेदार परेशान है, उसको लगता है कि ये चीज गलत है, तो उसके बाद वो न्यायालय जो है उनको विघटन कर सकता है फर्म का। और उस सबके अलावा किसी और भी कारण हो जिसकी वजह से न्यायालय को यह बात महसूस हो, तो यह बात लगता हो कि इस कंडीशन में इस फर्म का बंद होना ही सही है, उचित है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो आदेश देकर के फर्म का विघटन करा सकता है न्यायालय, ठीक है। तो ये बात हो गया, ये सबका सब क्या है, न्यायालय के आदेश द्वारा फर्म के विघटन के कारण है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे के पूरे बात हो गया। अब हमारा अगला क्या बोलता है कि फर्म के विघटन की दशा में फर्म का कारोबार बंद हो जाता है, हमें पता ही है, समस्त संपत्तियां बेच दी जाती है, हमें पता ही है, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, पता ही है, और साझेदारों का हिसाब किताब या दावे निपटाए जाते हैं, और साझेदारों का जो जो हिसाब किताब है वो सारे के सारे निपटाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा विघटन का प्रोसेस है, ठीक बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फर्म के समापन, जो अब हम लोग ने जाना, और साझेदारी के समापन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब सुनने में लगता है कि जैसे एक ही चीज है, सुनने में लगता है कि एक ही चीज है कि फर्म की समाप्ति हो या साझेदारी की समाप्ति, बात है कि यार अलग अलग का, बिल्कुल अलग है। समझिए बात अलग क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं फर्म का समापन, तो अभी हम लोगों ने जाना कि फर्म का समापन का मतलब होता है क्या, व्यापार का अंत होना, व्यवसाय का अंत होना, है ना बात। फर्म का समापन का अंत क्या होता है, व्यवसाय का अंत होना, ये बात हम लोगों ने अभी जाना, अच्छे तरीके से समझा, ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से जाना। लेकिन दूसरी बात अगर हम लोग कर दें, दूसरी बात यहां पर क्या बोल रहा है कि साझेदारी की समाप्ति, साझेदारी का समापन यानी उसका अंत, उसका विघटन। तो साझेदारी का समापन का अंत मतलब ये नहीं होता है उसके अंत होने से कि व्यवसाय बंद हो जाए, बल्कि इस कंडीशन का मतलब होता है कि हमारा समझौते में परिवर्तन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समझौते में परिवर्तन, क्योंकि समझौते में परिवर्तन का मतलब ये होता है पुराना समझौता बंद, ठीक है। समझौते में परिवर्तन का मतलब क्या है, समझौते में परिवर्तन का मतलब हमारा जो ओल्ड डीड है यानी पुराना साझेदारी संलेख, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा, हुआ ना साझेदारी का समापन, ये अंत हो गया। और इसके बाद हमारा जो है न्यू डीड लागू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, न्यू डीड बन करके हमारा व्यापार आगे चल सकता है। ऐसा हो सकता है कि न्यू डीड बन करके नया साझेदारी संलेख बन के व्यापार को आगे चलाया जा सकता है। तो हमारा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि साझेदारी के समापन में समझौते में परिवर्तन होता है, यानी एक तरह से कह लें कि इससे क्या होता है, इससे फर्म बंद नहीं होता है, बल्कि फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। और जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे के टॉपिक में, है ना बात, इससे क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, ना कि फर्म बंद होता है। हाँ ऐसा भी है कि फर्म बंद भी हो सकता है, ऐसा भी है, लेकिन ज्यादातर टाइम फर्म का पुनर्गठन होकर चलने लगता है, ठीक बात। लेकिन यहां फर्म का समापन जब भी होगा, व्यापार का अंत होना निश्चित है, फर्म का बंद होना निश्चित है, साझेदारी पूरी तरह से विघटित होना निश्चित है, समझे बात, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं अंतर में। साझेदारी के समापन यानी विघटन की बात करें और फर्म के समापन, इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ पर अंतर दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर जो है साझेदारी का समापन है और यहाँ पर जो है साझेदारी फर्म का समापन। इसमें पहला बात बोला है अर्थ, अर्थ क्या है, साझेदारी के समापन से आशय साझेदारों के मध्य वर्तमान संबंधों में परिवर्तन है, आ गया ना, संबंधों में परिवर्तन। और संबंध का मतलब भी हमने क्या बताया, देखिए संबंधों में परिवर्तन आ गया, संबंध का मतलब ही होता है क्या, समझौता, यानी हम कह सकते हैं समझौते में परिवर्तन, है ना बात। संबंध का यहाँ सीधा सीधा मतलब समझौता ही समझिए, क्योंकि संबंध स्थापित ही समझौते की वजह से होता है। अगर आपस में समझौता नहीं बनता तो उनका कभी संबंध बनता ही नहीं, ठीक बात। तो यही बात बोल रहा है क्या कि हमारा साझेदारी का समापन का मतलब संबंधों में परिवर्तन, जबकि फर्म के समापन का आशय सभी साझेदारों के बीच आपसी संबंधों में पूर्ण समाप्ति। जहां फर्म की समाप्ति हुआ वहां पे सभी साझेदारों के मध्य की जो संबंध है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता, नया पुनर्गठन हो ही नहीं सकता, नया संबंध बन ही नहीं सकता, खत्म, ठीक। फिर क्या है, व्यवसाय का चालू रहना, साझेदारी के समापन पर फर्म का व्यवसाय चालू रहता है ना बात। साझेदारी समाप्त हुआ तो व्यवसाय चालू रहता है, कैसे चालू रहता है, क्योंकि अभी हमने जाना कि ओल्ड डीड खत्म होकर न्यू डीड बन जाता है और व्यापार अपना चलने लगता है फर्म पुनर्गठित होते हुए। लेकिन फर्म की समाप्ति में क्या होगा,
फर्म की समाप्ति पे व्यवसाय पूर्ण रूप से क्या होगा, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेखा पुस्तकों का बंद होना। तो साझेदारी के विघटन पर लेखा पुस्तकों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यवसाय का अंत नहीं होता है। भाई व्यवसाय जब चल रहा है तो लेखा पुस्तक क्यों बंद होगा, लेखा पुस्तक भी चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फर्म की समाप्ति की स्थिति में सभी लेखा पुस्तकों को बंद करना पड़ता है, सबका बैलेंस शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार ही नहीं चल रहा है। जब व्यापार नहीं चल रहा है तो किस लिए लेखा पुस्तक लेकर के खींचेंगे, है ना, बात खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप। तो साझेदारी के समापन में न्यायालय का हस्तक्षेप जनरली नहीं होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फर्म के समापन की स्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है। जब फर्म की समाप्ति होती है तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पर न्यायालय हस्तक्षेप करता है, ताकि चीजें बेहतर तरीके से हो पाए, अच्छे तरीके से हो पाए। फिर उसके बाद क्या है, संपत्ति और दायित्वों का निपटारा। तो देखिए, साझेदारी के विघटन में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, निपटारा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उसे नए मूल्य पर, जिस समय हमारा फर्म पुनर्गठित हो रहा है उस मूल्य पर उसको लिख दिया जाता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फर्म के विघटन की दशा में संपत्तियों की वसूली की जाती है, यानी संपत्ति से जितना पैसा है लेना है ले लो, निकाल लो, बेच बाच के कैसे भी, ठीक है, निकाल लो। और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, यानी जो भी बाहरी लोग हैं उन लोगों को भुगतान करके खत्म करो, अपना हिसाब किताब पूरा खत्म कर दें। तो यहाँ पे उसका पूरा निपटारा होता है। प्रभाव, साझेदारी के विघटन पर यह अनिवार्य नहीं है कि फर्म का विघटन हो जाए, ये बात याद रखिएगा। साझेदारी के विघटन का मतलब यह नहीं कि फर्म का विघटन हो जाए, क्योंकि फर्म का पुनर्गठन यहां पर होता है। लेकिन यहां पर फर्म के विघटन पर यह कंफर्म है कि साझेदारी का भी विघटन हो जाएगा। जब क्योंकि फर्म ही नहीं रहेगा तो साझेदारी कैसे रहेगा, है ना बात। जब फर्म विघटित होगा तो साझेदारी भी अपने आप उसमें समाप्त हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। और प्रकृति की बात किया जाए तो साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है। साझेदारी जो है ना, साझेदारी का विघटन ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा से वो लोग समाप्त जो है विघटित करते हैं। कैसे, कोई साझेदार जैसे प्रवेश होना इच्छा की वजह से हो रहा है, कोई साझेदार का अवकाश ग्रहण करना इच्छा की वजह से, हाँ मृत्यु जो है वो अपने आप हो जाता है ना बात। तो ये सारी की चीजें, या फिर लाभ हानि में परिवर्तन होना, ये भी इच्छा की वजह से, तो ये जनरली ऐच्छिक होता है। और फर्म का विघटन ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य रूप से भी हो सकता है। जबकि फर्म का विघटन जो है वो ऐच्छिक भी हो सकता है, जिसमें आपने पढ़ाई कि सूचना देकर के समाप्त कर सकते हैं, वो इच्छा के अनुसार है, ऐच्छिक साझेदारी में है। लेकिन अनिवार्य भी हो सकता है, आपने अभी पढ़ा कि अनिवार्य रूप से समाप्ति हो जाता है, कुछ घटना ऐसी घटित होती है जिसकी वजह से फर्म अनिवार्य रूप से बंद हो जाता है ना बात। तो ये अनिवार्य भी हो सकता है। चलो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, वसूली खाता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा वसूली खाता बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जबकि इससे पहले हमारा जो चैप्टर था उसमें हम लोग कौन सा खाता पढ़े थे, पुनर्मूल्यांकन खाता, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या होता था, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन होता था, उससे लाभ या हानि की गणना करने हेतु उस खाते को बनाया जाता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, संपत्ति के निपटारा और दायित्वों के निपटारा की वजह से हुए लाभ और हानि की गणना करने के लिए इसको बनाया जाता है। समझिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, संपत्तियों और दायित्वों का निपटारा करने पर हुए लाभ और हानि की गणना करने के लिए इसे बनाया जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि आखिर में संपत्ति और दायित्व का अगर निपटारा होगा तो लाभ या हानि कैसे होगा, क्या कारण है कि लाभ और हानि हो पाए। तो देखिए, आपके पास संपत्ति है, आप उसको बेचना जाएंगे, ठीक है, तो बेचने जब संपत्ति को जाएंगे, क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है ना, उसी में ये बात बन रहा है। अगर फर्म का विघटन हो रहा है, आप संपत्ति बेचने जा रहे हैं, तो बेचते समय आपको दो चीजें हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका अगर 10,000 की संपत्ति है तो बाई चांस ऐसा हो गया कि आप बेचते समय उससे ज्यादा कमा लें, यानी 10,000 की संपत्ति को आप 15,000 12,000 में भी बेच दें, बाई चांस ऐसा हो सकता है। अगर आप ज्यादा में बेचते हैं आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ ना, ठीक है। लेकिन ज्यादातर टाइम जब आदमी का फर्म का बंद होता है, व्यापार बंद होता है, तो ज्यादातर टाइम उसकी संपत्तियां जो है कम में ही बिकती हैं। अगर संपत्तियां कम में बिका, 10,000 की संपत्ति 8,000 9,000 7,000 8,000 ऐसे मिल रहा है, तो क्या होगा, हानि हुआ कि नहीं, तो हानि हुआ तो उसको लिखते हैं, है ना बात, उसका गणना होता है। इसी तरह दायित्व के भुगतान की बात किया है, तो दायित्व के भुगतान करने पे क्या होता है कि हमें अगर 10,000 देना है तो हम उतना ही भुगतान देंगे, या उससे कम भी दे सकते हैं। अगर कम कोई लेता है तो हमें लाभ होता है, अगर उतना ही लेता है तो हमें जो है कुछ नहीं होता है। तो ये बात है, यानी ये पूरे विघटन की प्रक्रिया में संपत्ति और दायित्व के निपटारा में हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो इसी विघटन पर हुए लाभ और हानि की गणना करने के लिए जो खाता बनाया जाता है ना, उसी खाते को रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। किस लिए बनाया जाता है, विघटन पर लाभ और हानि की गणना करने के लिए। विघटन पर हुए संपत्ति और दायित्व के निपटारा से हुए लाभ और हानि की गणना करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। बात क्लियर है। अब एक बात और समझिएगा, अगर ये बात हो गया कि ये जो है लाभ और हानि की गणना करने के लिए बनाया जाता है, तो इस खाते का नेचर क्या होगा, ये कौन सी प्रकृति का होगा, तो ये आप कंफर्म बता सकते हैं, क्योंकि ये लाभ और हानि की गणना करने के लिए बनाया जाता है। ये कंफर्म है कि कौन सी प्रकृति का खाता होगा, तो यह एक नाम मात्र खाता होगा, है कि नहीं बात। कौन सा खाता होगा, नाम मात्र खाता। क्यों, क्योंकि इसका भी अंतिम शेष क्या निकल रहा है, लाभ हानि, है ना बात।
और जिस भी खाते का अंतिम शेष लाभ हानि निकलता है उस खाते को हम लोग क्या कहते हैं, नाम मात्र खाता है यानी नॉमिनल अकाउंट। बात क्लियर है? चलो अब डेफिनेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया इसमें। तो देखिए रोकीकरण या वसूली खाता क्या होता है, तो देखिए फर्म के वेतन पर एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे रोकीकरण या वसूली खाता कहते हैं। रोकीकरण भी इसका नाम है, ठीक है, खाता कहते हैं। यह एक नाम मात्र खाता होता है। आया बात। इस खाते को बनाने का उद्देश्य फर्म के वेतन की पर उसकी संपत्तियों के विक्रय, विक्रय का मतलब बेचना या फिर बोलने वसूली, इसकी बात करते हैं, तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि ज्ञात करना होता है। बोला ना हमने बात कि फर्म के विघटन के समय संपत्ति और दायित्व के निपटारा में हुए लाभ और हानि की गणना करने के लिए इसको किया जाता है। आया ना बात वही, ठीक है। तो फर्म की समस्त संपत्तियों को, जिसमें रोकड़ और बैंक से इसको छोड़ करके, और इसके साथ साथ कृत्रिम संपत्तियां होते हैं उनको भी छोड़ करके, हमारा जो फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं जिनसे पैसा वसूल हो सकता है उन्हीं को इसमें लिखेंगे। भाई कैश और बैंक में पहले से ही पैसे हैं, उनसे पैसा क्या वसूलेंगे, इसलिए उनको नहीं लिखा जाता है। साथ ही साथ कृत्रिम संपत्तियों को भी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि कृत्रिम संपत्तियां हानि या व्यय है, और हानि और व्यय से भी आप पैसा नहीं वसूल कर सकते। इसीलिए यहां पर जो सभी संपत्तियां उसमें कौन सी संपत्तियों के वसूली योग्य संपत्तियां जिनसे पैसा निकाला जा सकता है, ऐसी संपत्तियां, उन सभी संपत्तियों को क्या किया जाता है, इसके डेबिट पक्ष में अंतरित किया जाता है, यानी डेबिट पक्ष की तरफ लिखा जाता है। और इसी खाते में क्रेडिट पक्ष की ओर क्या होता है, समस्त दायित्वों को लिखा जाता है। और उन समस्त दायित्वों में आपका साझेदारों से संबंधित दायित्व नहीं जाएगा, यानी आंतरिक दायित्व नहीं जाएगा, जिसमें साझेदारों के ऋण और साझेदारों के पूंजी वाला जितने भी दायित्व होंगे वो सब नहीं जाएगा। जिसमें क्या बोला है, जिसमें बोला है देखिए साझेदारों के ऋण, पूंजी और उनके पुराने अविभाजित लाभ को छोड़ करके, तो जो भी इनके इंटरनल लायबिलिटीज है और साथ ही साथ साझेदारों का ऋण, ये इसमें नहीं जाएगा। केवल बाह्य दायित्व, यानी ओवरऑल बोलते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे समस्त बाह्य दायित्व हो जाएगा। ठीक है, उन समस्त बाह्य दायित्वों को क्या किया जाता है, उसके क्रेडिट पक्ष में अंतरित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग ये ट्रांसफर करते हैं संपत्ति को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट में, हमारे संपत्ति और लायबिलिटीज हो जाते हैं राइट ऑफ, खत्म हो जाते हैं। अब फिर उनका बेच बाच के उनका हिसाब किताब निपटारा कर दिया जाता है। ठीक बात। फिर क्या जाता है, इसी प्रकार यदि किसी संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का आयोजन हो तो उसे भी वसूली खाते में अंतरित कर दिया जाता है। और वसूली खाते में कहां, तो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में उसे भी हम लोग अंतरित कर देते हैं। बात समझे? क्या अगर कोई भी आयोजन है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस प्रकार का अगर कोई आयोजन है संपत्ति पे तो उसे भी हम लोग किधर, क्रेडिट में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान होता है तो उसे भी वसूली खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं। तो ये बात तुमने बता ही दिया यार, समस्त संपत्ति जिससे भी वसूली योग्य संपत्ति सब डेबिट में जाएगा। और ख्याति जो है ना, ख्याति भी वसूली योग्य है, इसलिए ये भी डेबिट में जाएगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप उन सभी संपत्तियों एवं दायित्वों के खातों को बंद हो जाते हैं। और जैसे ये डेबिट क्रेडिट में हम लोग सारे चीज ट्रांसफर करते हैं, संपत्ति और दायित्व का खाता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। फिर इनका बेचना उचना स्टार्ट हो जाता है। फिर संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि, किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति और दायित्वों के भुगतान एवं समापन व्यय संबंधी लेखा वसूली खाते में किया जाता है। इन सब चीजों का भी लेखा कहाँ किया जाता है, वसूली खाते में किया जाता है। और किसको कहाँ लिखा जाता है ये भी हम बता देते हैं। जैसे संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त धनराशि और किसी साझेदार द्वारा ली गई संपत्ति, यहां तक। ठीक है, ये सारे के सारे चीज कहां जाएंगे, क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, क्रेडिट पक्ष में जाता है। और उसके बाद यहां पर जो है दायित्वों का भुगतान और उसके साथ साथ समापन व्यय संबंध, समापन व्यय, ये सब चीज कहां जाएगा, तो ये सारा का सारा चीज जाएगा आपका किधर, डेबिट में। इन सब का भुगतान कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक बात, ये दोनों हमारे डेबिट में जाने वाला आइटम है। बात समझे? फिर इनका भी लेखा कर दिया जाए वसूली खाते में। और फिर उसके बाद क्या होता है, इस खाते का शेष निकलता है। और शेष क्या होता है, लाभ या हानि होगा। वसूली खाते का शेष क्या होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। क्योंकि पूरा विघटन में जो संपत्ति का लेन देन हुआ है, संपत्ति को खरीदा बेचा और बाकी सब सारी सारी घटनाएं निपटारा हुआ है, उस निपटारा में या तो फाइनली आपको लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है, और जब भी लाभ या हानि होगा तो उस लाभ हानि को हम लोग क्या कहेंगे, उस लाभ हानि को हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में लाभ हानि अनुपात में जो है बांट करके जो है अंतरित कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वसूली खाता। ठीक, तो आज के हम लोग के इस लेक्चर में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस चीजों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने फर्म के समापन की थ्योरी जाना। ठीक है, आज हम लोगों ने फर्म के समापन का थ्योरी देखा। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले ये देखा कि फर्म का समापन, ठीक है, फर्म का समापन, इसका आशय हम लोगों ने जाना। और उसके साथ साथ क्या देखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने रीतियां जाना, यानी उसके पद्धतियां, कितने प्रकार से हमारा जो है फर्म का समापन किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, फर्म का समापन। ठीक है, फर्म का समापन जिसे फर्म का अंत बोल सकते हैं, तथा साझेदारी का समापन जिसे हम लोग साझेदारी का अंत बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने अंतर जाना। ठीक है, इनमें अंतर,
ये बात हम लोगों ने जाना है कि नहीं बात। और सबसे आखिरी में आज की क्लास में हम लोगों ने वसूली खाता को भी समझा, ठीक बात। तो यहां तक हम लोगों का आज के क्लास का पूरा टॉपिक हो गया। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ये तीनों पॉइंट है। बाकी सारी की सारी चीजें इससे न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो ये चीजें यहाँ पर कवर नहीं होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट अगले वाले लेक्चर्स में, उसमें हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा, समझा जाएगा, जाना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और होमवर्क में हमारा यही रहता है भाई, ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हमेशा रिवीजन तो करते रहना है, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है वो सब यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए। तो याद करना है, ये निश्चित रूप से हम बोल रहे हैं, याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, तभी आपका बोर्ड में जो है आपको इसका अंतर समझ में आएगा। आप देखेंगे अपने बोर्ड के जब थ्योरी को, तो आपको लगेगा यार सारे क्वेश्चन समझ आते हैं, गजब था ये सीरीज। एस.एन. शुक्ला सीरीज आपका जो है फेवरेट सीरीज हो जाएगा, है कि नहीं बात। तो चलो भाई, बस आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में। तब तक मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।